हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है इस चैनल में। गाइस मैं हूं पीयूष मित्तल और हम लोग लेकर आते हैं आपके लिए सब्सिडी एक्सपोर्टर फाइनेंस के ऊपर बहुत ही डिफरेंट वीडियोस जो आपके बिजनेस में हेल्प करते हैं और मदद करते हैं आपके अपने बिजनेस को अचीव करने के लिए। दोस्तों आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा जीएसटी, यानी कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट करने के ऊपर आपकी जो जीएसटी का क्या इम्पैक्ट आएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने एक्सपोर्ट शुरू नहीं किया है या आप करने जा रहे हैं और आपको किसी भी प्रकार की अगर हमारी हेल्प की नीड हो तो आप ज़रूर हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम जो आपकी हेल्प कर सकती है वो आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के आपके जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है। देखिए सबसे पहले कोई भी जो जीएसटी है वो उसका अपनी सप्लाई पे डिपेंड करती है, यानी कि हम कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप समझिए आपका जो एक्सपोर्ट है वो कब काउंट किया जाता है, जब आप अपने गुड्स को इंटरनेशनल टेरिटरीज बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे कंट्रीज में उसको गुड्स को पहुंचाते हैं। यानी आपने क्या किया है, आपने इंडिया की बॉर्डर्स को क्रॉस किया है। इंडिया की बॉर्डर्स को क्रॉस करने के साथ ही मैं बात करूंगा कि जीएसटी में इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर आप अपने गुड्स की सप्लाई है वो विद इन ए स्टेट करते हैं तो ये इंट्रा सप्लाई कहलाती है, लेकिन आपने अपनी स्टेट की बॉर्डर्स को क्रॉस किया तो ये इंटर सप्लाईज कहलाती है। मैं पढ़ भी देता हूँ। If goods are supply in same state, then it will comes in intrastate supply, and if goods supply outside state, then it will comes in the interstate supply। यानी इसका इम्पैक्ट क्या आया दोस्तों, सबसे पहला इम्पैक्ट ये आया कि आपको जीएसटी लेना जरूरी है अगर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो। अच्छा, दूसरी जो जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पास जीएसटी है लेकिन कंपोजिशन स्कीम में है तो उसे आपको रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट कराना होगा। कारण क्योंकि आपने स्टेट की बॉर्डर को क्रॉस करके गुड्स को, कंट्री की बॉर्डर्स तो बात की बात है, अभी आपने स्टेट की बॉर्डर को क्रॉस किया। एग्जाम्पल, मैं राजस्थान जयपुर में बैठा हुआ हूँ, मैं अगर हरियाणा में माल बेचना चाहता हूँ तो मेरे को जीएसटी रेगुलर स्कीम के अंदर लेना होगा। दूसरा पॉइंट, आईजीएसटी एक्ट विल अप्लाई ऑन इंटरस्टेट। आपको पता है आपने अपनी जो इन्वॉइसेस बनाए होंगे उसमें आपने देखा होगा तीन तरह के टैक्सेस होते हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। अगर आप विद इन स्टेट माल बेचते हैं तो एसजीएसटी और सीजीएसटी चार्ज करते हैं, जिसमें रेट का आप हाफ हाफ अलग अलग कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने स्टेट के बाहर माल बेचते हैं तो आपको आईजीएसटी चार्ज करना पड़ता है फुल रेट से। तीसरा पॉइंट, सेक्शन 7 ऑफ द आईजीएसटी विल कवर ऑल द इंटरस्टेट सप्लाई। तो सेक्शन 7 है वो आपके आईजीएसटी की बात करता है। अब बात करेंगे हम इंटरस्टेट सप्लाई, यानी क्योंकि इंट्रास्टेट तो हमारे राजस्थान या हम स्टेट की बात करें, विद इन स्टेट माल में बात बेचना है तो वहाँ पे इंट्रा आएगा। लेकिन हमें तो इंडिया की जो बॉडीज यानी टेरिटोरियल जो वाटर ऑफ जो बॉडीज हैं, यानी कि उनका जो बॉर्डर है वो हमें क्रॉस करके किसी दूसरी कंट्री के अंदर गुड्स को सप्लाई करना है तो इंटर स्टेट सप्लाई की बात आएगी। तो एक्सपोर्ट के टर्म में क्या डेफिनेशन होगी, हम बात करते हैं। पहला पॉइंट, सप्लाई इन इंडिया बट प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, सेल इन सेज और सेल फ्रॉम सेज, वेयर सेल इज नॉट कम्स इन द इंट्रा स्टेट सप्लाई। दोस्तों अब ये जो तीनों पॉइंट्स है ना आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट है। आपने कहा सर यहाँ पर तो कहीं भी किसी भी प्रकार से गुड्स को आउट ऑफ इंडिया ले जाने की बात ही नहीं की गई है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर कुछ जो बिजनेसेस हैं उनको गवर्नमेंट्स ने राइट दिया हुआ है कि आपको हमेशा हम इंटरनेशनल बॉडीज़ की तरह ट्रीट करेंगे। यानी आप भले ही इंडिया के अंदर बैठे हुए हो लेकिन आप जो भी गुड्स सप्लाई करोगे उसको ये माना जाएगा कि हम जो भी कोई इंडिया से गुड्स सप्लाई कर रहा है विद इन इंडिया के अंदर ही, चाहे वो सेज यूनिट हो यानी स्पेशल इकोनॉमिक यूनिट हो जोन, या ईओयू हो, और जहां पर इंडिया की गवर्नमेंट ने राइट्स दिए हुए हो कि इस तरह से तीन कंडीशनों को फुलफिल किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर सेज या ईओयू की जो यूनिट्स बनी हुई होती है उनको अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो ऐसे केस में वो इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएंगी, भले ही वो विद इन स्टेट हो। एग्जाम्पल मान के चलिए मैं जयपुर में बैठा हूँ और जयपुर में ही मैं किसी सेज की यूनिट को माल बेच रहा हूँ या ईओयू यूनिट को माल बेच रहा हूँ, तो आप कहेंगे कि इस पर क्या लगेगा, एसजीएसटी सीजीएसटी। आप गलत हैं, आपके ऊपर एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं लगेगा, आपके ऊपर आईजीएसटी का आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन में मेंशन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इसमें किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टेट में होते हुए भी हमें आईजीएसटी चार्ज करना पड़ रहा है। ओके गाइस, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम सप्लाई वर्सेस जीरो रेट सप्लाई की। तो एग्जाम्प्टेड सप्लाई क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्प्टेड सप्लाई मीन आउटपुट और फिनिश गुड्स विल बी एग्जाम बट इनपुट टैक्स क्रेडिट विल नॉट बी एलिजिबल। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डेली में कंज्यूम करते हैं, जैसे हम लोग अनाज है, दालें हैं, सॉरी अनाज है और भी अनाज से जुड़े जैसे गेहूँ है, चावल है, इन सभी पे
जीएसटी का किसी प्रकार का कोई टैक्स लेवी नहीं किया जाता है। तो ऐसे केस में अगर आप इनका मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग या इनसे रिलेटेड कोई भी वर्किंग या मशीन परचेज करते हैं, या आप कोई लेबर सप्लाई ले रहे हैं और आपने इनपुट लेते समय कोई अगर जीएसटी दिया है, तो आपको उसकी इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि फिनिश गुड्स क्या है, एग्जाम्प्टेड है। जैसे आटा, फ्लोर, फ्लोर क्या है, एग्जाम्ड है, यानी उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता। तो आपने जो गेहूं को पीस कर मशीन के थ्रू आपने आटा बनाया, आपने गेहूं को पीसने के लिए जो लेबर सप्लाई यूज़ की, आपने गेहूं को पीसने के लिए जो मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट किया, प्रिंटिंग करवाई, आपने जो भी काम किया उसके लिए आपने कहीं भी सर्विस ली या गुड्स बाई किए, उस पर जीएसटी दिया, ऐसे केस में आपको वो इनपुट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि फिनिश गुड्स क्या है, एग्जाम्प्टेड सप्लाई है। आगे चलते हैं। इट विल बी द पार्ट ऑफ द कॉस्ट, यानी कि जो जीएसटी आपने मशीन पे, मान के चलिए आपने 10 लाख का मशीन परचेज किया, 18% का जीएसटी दिया, आपका मशीन का कॉस्ट कितना हुआ, 11,80,000 रुपये। तो 1,80,000 आपको इनपुट नहीं मिलेगी, आपको क्या होगा, उसे कॉस्ट का पार्ट मानना होगा। यानी ये आपको सोचना होगा कि मेरा मशीन 11,80,000 का है। ओके, वी कान टेक रिफंड और एग्जाम्प्ट। इसके अंदर क्या क्या है, निल रेटेड प्रोडक्ट है, एग्जाम्प्टेड नोटिफाइड गुड्स है और नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। यानी निल रेटेड, यहाँ पे निल की ड्यूटी है, एग्जाम्प्टेड में मेंशन किया हुआ है जीएसटी की लिस्ट में, एग्जाम्प्टेड गुड्स में, और नॉन टैक्सेबल यानी कि गवर्नमेंट की टैक्स जीएसटी के एम्बिट में ही वो गुड्स नहीं है, जैसे कि हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ हैं। एग्जाम ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में। जीरो रेटेड एज पर द सेक्शन 16 ऑफ द आईजीएसटी कवर फॉलोइंग सप्लाई एज जीरो रेटेड। जीरो रेटेड और एग्जाम्प्टेड दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जिसका अंतर आपको भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि क्यों अंतर है ये। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अंदर जीरो रेटेड में कवर होंगी, यानी कि जो रेट ऑफ ड्यूटी है मेंशन है, एग्जाम्प्टेड नहीं है, जीरो लिखा हुआ है। जैसे हमारे ऊपर जो जीएसटी की रेट है 5%, 12%, 18%, ऐसी जीएसटी की रेट है, लेकिन 0% की। कारण अभी हम बताएंगे क्यों। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट मीन सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी, गुड सप्लाइज टू सेल्स और ईओयू। अब बात करेंगे क्यों। हाउ टू सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई मीन एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ जीएसटी। अब आप समझिए कि मैं बार बार आपसे बात क्यों कर रहा हूँ, उस पर जीरो क्यों मेंशन है। क्योंकि एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो जीएसटी लग रहा है, क्या लग रहा है, लेकिन जीरो रेट से सब लग रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, आपको ऊपर टैक्स तो लग रहा है लेकिन जीरो है। जीरो का मतलब आपको टैक्स नहीं देना है क्योंकि रेट जीरो है, बट आपको इनपुट का क्रेडिट मिलेगा इन केस ऑफ द एक्सपोर्ट। रीजन क्योंकि वो जीरो रेट सप्लाइड है, ना कि एग्जाम रेट सप्लाई है। यानी जीएसटी चार्ज किया जा रहा है लेकिन कितनी परसेंट से, जीरो रेट से। तो इस कारण से क्या होगा, आपको जीएसटी का इनपुट मिलेगा। अब अगला जो पॉइंट आता है कि चलो बात समझ में आ गई कि हमें जीएसटी जीरो रेट से हो रहा है और हमें इनपुट भी मिलेगा। अब लेकिन जीएसटी का पेमेंट, अब जनरली आप लोगों ने सुना होगा मार्केट में कि एक्सपोर्ट पर जीएसटी नहीं लगता है। तो अब हम बात करेंगे कि आपके ऊपर क्या क्या प्रोविजंस हैं। पहला पॉइंट है हाउ टू सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई। हाउ टू सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई मीन एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ जीएसटी। आप किसी को मान लीजिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है, गुड्स जा रहा है, आपको इनवॉइस में आपने क्या किया है, ऑब्वियसली आईजीएसटी चार्ज करना है क्योंकि स्टेट की बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं। लेकिन सेज और यू में बताया वो, उसमें अगर आप स्टेट में भी हैं तो भी आपको आईजीएसटी लगाना होगा। तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको आईजीएसटी चार्ज करना है, यानी आपने क्या किया, कस्टमर से जीएसटी चार्ज किया। तो क्या करना होगा, पढ़ते हैं आगे। विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी मीन पार्टी कैन टेक आईटीसी ऑफ इनपुट गुड्स एक्सेप्ट सेक्शन 7(5) नॉट एलिजिबल आईटीसी गुड्स रिफंड कैन बी टेकन ऑफ बैलेंस इनपुट। यानी कि आप अगर कोई भी सेक्शन 17(5) को छोड़कर इसके अलावा किसी भी प्रकार का गुड्स की जो इनपुट है वो आप क्लेम कर सकते हैं। गुड्स की सेक्शन 70 सबसेक्शन 5 में क्या क्या है, फूड की सर्विस है, यानी कि आप डेली जो कंज्यूम करते हैं ऑफिस के अंदर, फूड कर रहे हो या बिजनेस में कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट सर्विस है और वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे केस को छोड़कर आप क्या कर सकते हो, जीएसटी की इनपुट क्लेम कर सकते हो। यानी कि आपको क्या करना है, मान के चलिए आपने $1,00,000 का जीएसटी कलेक्शन किया, आपके पास इनपुट है, तो आपने क्या करना है, आपके पास 2 लाख की इनपुट पड़ी हुई है, आपने $1,00,000 की इनपुट को सेट ऑफ किया और नेट जो $1,00,000 का इनपुट बना हुआ है, इसको रुपीज़ में भी कन्वर्ट करके आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ये बात थी अगर आप अपने ग्राहक से, यानी आप अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज करते हो एक्सपोर्ट इनवॉइस में। अब बात करते हैं हाउ टू सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई मीन एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। ये कितने तरीके से हो सकता है। सबसे पहला है एलयूटी। आपको एलयूटी फाइल करनी होगी, जो कि डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक डिक्लेरेशन फाइल होती है। आपको कम से कम 2 गवाह यानी 2 गारंटर देने होंगे जिनके पास जीएसटी नंबर हो।
आप ये कमिट करते हो कि अगर किसी प्रकार का कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो मैं जीएसटी भी जमा करा दूंगा। और इन केस ऑफ द एलयूटी मैंडेटरी एक्सपोर्ट विद इन 3 मंथ्स प्लस 15 डेज का आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। आईटीसी कैन टेक एज रिफंड, यानी कि आपको क्या करना है, इनवॉइस पर किसी प्रकार का जीएसटी चार्ज नहीं करना है, बट उस गुड्स को सप्लाई करने के लिए, माल को बेचने के लिए आपने जितना भी पूछे, आप जो टैक्स चुका कर आए हैं उसका आप क्या कर सकते हैं, रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ओके, गुड्स एंड सर्विस कैन बी एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अगला ऑप्शन है बॉन्ड का। बॉन्ड कब लागू होगा, बॉन्ड तब लागू होगा जब आप किसी प्रकार का लिटिगेशन आपके ऊपर चल रहा है, यानी किसी प्रकार की जीएसटी में कानूनी कार्रवाई चल रही है और ये कानूनी कार्रवाई 2.5 करोड़ से ज़्यादा की है। ऐसे केस में जो भी आप एक्सपोर्ट करेंगे उसका 15% का आपको बॉन्ड या बैंक गारंटी फाइल करनी होगी। ओके गाइस, डीम्ड एक्सपोर्ट, माना हुआ एक्सपोर्ट, यानी जिसे एक्सपोर्ट माना जाएगा। इन केस ऑफ द डीम्ड एक्सपोर्ट ओनली विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कैन बी चूज, यानी आपको देखिए, आप समझिए, डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब कि आप प्रैक्टिकली गुड्स को आउट ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट बाहर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप देश के अंदर ही कर रहे हैं। एग्जाम्पल, सेज को सप्लाई कर देते हैं आप, या आप क्या कर रहे हैं, इसको ईयूए को सप्लाई कर रहे हैं। डीम्ड एक्सपोर्टर कवर ओनली गुड्स नॉट सर्विस, यानी कि डीम्ड एक्सपोर्टर में सिर्फ गुड्स को ही कवर किया जाएगा, सर्विस को कवर नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल, इफ एनी पर्सन गुड्स सप्लाइज टू एक्सपोर्टर और ईयूए, जो मैंने आपको बताया, अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम और ईपीसीजी स्कीम, देन इट विल विद टेकन सर्टिफिकेशन फ्रॉम एक्सपोर्टर ऑफ 100% एक्सपोर्ट यूज। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आप मान लीजिए डोमेस्टिक सप्लायर हैं, आपने किसी ईओयू यूनिट को माल सप्लाई कर रहे हो, तो ये माना जाएगा कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। आप क्या करोगे, इसके अंदर आप कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी का सर्टिफिकेट अगर ईओयू यूनिट या सीएज यूनिट आपको दे देती है, जनरली मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा क्या रेट है उसकी, तो आपको ऐसे में क्या करना है, बिल के ऊपर जीएसटी चार्ज करना ही करना है, मैंडेटरी है। लेकिन आप ऐसे जो जीएसटी के सप्लाई के लिए जो आपने इनपुट यूज़ किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं आपको, आपने जो इनपुट यूज़ किया किसको, देश के अंदर ही कोई, मान लीजिए मैं जयपुर में बैठा हूँ, जयपुर में सीतापुरा सेज है, उसमें मैंने किसी व्यक्ति को गुड्स सप्लाई किया, किसी सर्विस पे लागू नहीं होगा, गुड्स सप्लाई किया, और ऐसे ही केस में गुड्स सप्लाई करने के लिए मैंने जो सर्विस दी है उसके लिए मैंने कोई और इनपुट सर्विस ली, जैसे मैंने कंसल्टेंट हायर किए तो मैं वहाँ जीएसटी दिया, मैं उसका रिफंड क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जनरली ऐसे रिफंड अदर सर्विसेज में नहीं मिलता। मान के चलिए मैं डोमेस्टिक में ही दे रहा हूँ किसी व्यक्ति को, वो ईओयू या सेज नहीं है तो वहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं किसी ईओयू या सेज यूनिट को दे रहा हूँ और मैं उस पर जीएसटी भी चार्ज करूँगा और इनपुट का जो है उसका रिफंड भी क्लेम कर सकता हूँ। अभी रेट की बात करते हैं, जो अभी हम बात करते हैं कुछ अदर प्रोविजंस की, उसके साथ में भी रेट भी डिस्कस करेंगे। आपको एक्सपोर्ट है उसका क्या, मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू एक्सपोर्ट विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द परचेज। पहले कुछ सर्कुलर्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। एज पर सर्कुलर 1 2070, इन केस ऑफ द रिफंड सेस अमाउंट कैन बी अप्लाइड इफ जीएसटी कंपनसेशन चार्ज ऑन एनी इनपुट गुड। ये कोई खास नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं रेट की। इफ मर्चेंट एक्सपोर्टर वांट टू परचेज एनी आइटम देन ही कैन परचेज एनी आइटम एट 10%, 0.10% और विद इन सर्टेन कंडीशन। ये वो रेट है। मैंडेटरी रिक्वायर टू एक्सपोर्ट विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द परचेज, यानी आपको 90 डेज के अंदर आपको वर्किंग करनी है किसकी, इसको आपको डेट ऑफ परचेज की। मैंडेटरी रिक्वायर टू रजिस्टर टू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, यानी कि आपको क्या करना है कि अगर रिफंड क्लेम करना है सेस अमाउंट, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है, आपको ये सारे प्रोविजंस फॉलो करने होंगे जो आपके सामने है। आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको टैक्स इनवॉइस विल प्रोवाइड इन जुडिक्शनल ऑफिस जीएसटी, और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है आपको विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द परचेज, आपने जो परचेज किया है, और परचेज ऑर्डर आपको देना है सप्लायर्स को। ये सारी जो नॉर्मल है। अगर आपको अगर कोई भी अगर इस तरह का कंसल्टेंट चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉरेन एक्सचेंज लिमिट की, कि आपको कितने टाइम में फॉरेन एक्सचेंज वापस लेके आना है, वो आपके लिए 9 मंथ की है। तो दोस्तों, कोशिश की हमने थोड़ा सा आपको समझाने की। आप समझिए कि आप अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें देश का भला है, आपका भला है। आप इसे आगे बढ़ाइए और देश की सेवा कीजिए। और आपको अगर किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट हो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।